मैंने एक धनाढ्य परिवार की बेटी से शादी की थी, पर मुझे क्या पता था कि शादी के अगले ही दिन नौकर मुझे सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए उठा देगा। आखिर इस रईसी घराने में दामाद से झाड़ू लगवाने की क्या जरूरत? क्या अभी अभी शादी हुई है इसलिए मुझे दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर नौकर अपने मालिक की तरफ से मुझे परेशान कर रहा है? जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। जमीन पर बैंक कार्ड्स की लंबी कतार बिछी हुई थी। दामाद जी, ये सब बड़ी मालकिन ने पहले से तैयार करवाया था। मुझे लगा कि शुभ समय निकल न जाए, इसीलिए आपको जगाने आया। मैं अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं पाया था। दामाद जी, शायद आपको हमारी ये परंपरा नहीं पता। शादी के दूसरे दिन सुबह सास अपने दामाद को पैसे देती है, झाड़ू लगाकर। बड़ी मालकिन को झंझट पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने सीधे कार्ड्स की ढेरी लगा दी। आप बस जरा सा झाड़ू लगाइए, बस इतना ही काफी है। ये कहाँ की परंपरा है? पर मन में एक ख्याल आया, काश रोज सुबह ऐसे ही झाड़ू लगाने को मिले। फिर कौन देर तक सोएगा, कौन उठने से मना करेगा? मैंने झाड़ू उठाई और कमरे के दरवाजे से लेकर पूरे कॉरिडोर में बिछे सभी कार्ड्स एक जगह इकट्ठा कर लिए। न जाने एक कार्ड में कितने पैसे होंगे। अगर एक कार्ड में 10,000 भी हों तो इतने कार्ड्स में कई लाख तो होंगे ही। दामाद जी, बड़ी मालकिन ने कहा है कि पासवर्ड आपकी जन्म तिथि है, इन्हें संभाल कर रखिएगा। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। सुप्रभात। उसने एक नजर डाली। मेरे हाथों में कार्ड्स का वो ढेर देखकर बोली, ज्यादा मत सोचो, रख लो, खुद पर खर्च करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं जरा भी झिझक नहीं रहा था। मैं तो लेने ही वाला था, पर तुमने बीच में टोक दिया। जब जांगशन ने कार्ड्स आगे बढ़ाए तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ले लिए। कार्ड्स लेकर कमरे में आया, मेज पर रखे और नहाने धोने चला गया। दिमाग में जो यादें थीं उनसे पता चला, युआन जू और मैं एक ही फील्ड में हैं। दोनों देश के टॉप यूनिवर्सिटीज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। फर्क बस ये है कि युआन जू ने ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में ही रुककर प्रोफेसर बनना चुना, जबकि मुझे मजबूरी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ा। युआन जू को 3 दिन की वेडिंग लीव मिली थी। इन 3 दिनों में मैं घर पर रहकर उसके पुराने लेक्चर नोट्स देखना चाहता था, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त कोई गलती ना हो। सच कहूं तो मुझे ये काम बेहद पसंद था। डबल हॉलीडेज, नॉर्मल वेकेशंस, समर और विंटर ब्रेक, और ऊपर से कोई मॉर्निंग रश नहीं। बाद में जाकर ऑफिस पहुंचो, मीटिंग्स का झंझट नहीं। दोपहर बाद लेक्चर्स खत्म तो घर वापस, और शाम का पूरा वक्त अपना। नहाते धोते वक्त मुझे बगल के कमरे से आवाजें आईं। मैंने टूथब्रश मुंह में लिए ही बाथरूम से झांक कर देखा। फू यून श्याओ अपने वार्डरोब से निकल रही थी। जल्दी करो, नीचे आकर ब्रेकफास्ट खाओ। उसके कहने के तरीके से लगा जैसे हम दोनों सालों से साथ रह रहे हों, जबकि सच ये था कि युआन जू और फू यून श्याओ ने शादी से पहले सिर्फ 2 बार एक दूसरे को देखा था। एक बार सगाई के वक्त, एक बार शादी के वक्त। ब्रेकफास्ट के दौरान फू यून शू ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया। खाना खत्म करने के बाद उसने डाइनिंग टेबल पर एक बैंक कार्ड रखी। आगे से तुम्हारा पॉकेट मनी इसी कार्ड पर आएगा, रखो इसे, उसने कहा। तुम्हारे आईडी से बनवाई है। वाह, फीमेल सीईओ वाला पॉकेट मनी का सीन आ गया आखिरकार। जब तक पैसा मिलता रहे, चाहे वो मुझ पर ध्यान दे या ना दे, घर भी ना आए, कोई फर्क नहीं। फू यून शू ऑफिस चली गई। मैं कार्ड लेकर कमरे में आया और उसे सुबह वाले कार्ड्स के साथ रख दिया। फिर सोचा थोड़ा ट्राई करके देखूं। फोन बैंकिंग ऐप से उस कार्ड को लिंक करने की कोशिश की। हो गया। बड़ी मालकिन की बात सही थी। मेरे आईडी से बनाया कार्ड है, इसलिए आसानी से लिंक हो गया। 2 लाख, यानी हर महीने पॉकेट मनी 2 लाख रुपए। अब जॉब करने की क्या जरूरत? अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त जो कार्ड्स मिले थे उनमें से एक का नंबर डाला, वो भी लिंक हो गया। मतलब सास ने जो कार्ड्स दिए वो भी मेरे आईडी से बने हैं। एक कार्ड में 60 लाख। इतने सारे कार्ड्स मिलाए तो कुल रकम करोड़ों में होगी। अब मुझे समझ आया, बड़ी मालकिन को 6 का अंक पसंद है, शगुन के लिए। युआन जू, मुझे माफ करना, ये सारे पैसे अब मेरे हैं। सभी कार्ड्स लिंक करके ड्रॉर में रखे और बाहर घूमने का मन बना लिया। पैसा हो तो सारी दुनिया खूबसूरत लगती है। सुबह सोचा था लेक्चर नोट्स देखूंगा, वो बाद में होगा। दादाजी, गाड़ी तैयार करवाएं? युआन जू अक्सर खुद ड्राइव करके जाते थे। मेरे पास लाइसेंस तो है, पर कभी सीरियसली ड्राइव नहीं की। अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ड्राइवर को बुलाया। लियूशु, फंगयुआन प्लाजा चलो। दरअसल मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, बस आसपास के सबसे बड़े मॉल में घूमना था और ये फील लेनी थी कि कोई भी चीज बिना प्राइस देखे खरीद सको।
अगर ये किताब में आना एक एक्सपीरियंस है तो मैं दामाद के इस टाइटल का पूरा फायदा उठाऊंगा और अपनी मन मर्जी से जीऊंगा। दामाद जी, ये हमारे परिवार का ही मॉल है, क्या अंदर के लोगों को पहले से बता दूं? नहीं, मैं बस ऐसे ही घूमूंगा। प्लाजा में 28 मंजिलें थीं। 8वीं मंजिल से ऊपर सब ऑफिसेस थीं। 7वीं मंजिल तक मॉल था। नीचे 2 मंजिलें पार्किंग की थीं। ग्राउंड फ्लोर से 7वीं मंजिल तक लग्जरी ब्रांड्स, सुपरमार्केट, बेबी प्रोडक्ट स्टोर, इंडोर प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर, सिनेमा, जिम और कैट कैफे सब कुछ था। पूरा मॉल बेहद शानदार था। मैं एक कार शोरूम के पास पहुंचा ही था कि सामने से एक कपल आया। टीचर 1, आप यहाँ? मैंने दिमाग में रिकॉर्ड्स खंगाले। ये युआन जू का कोलैग था, जियांग हाओ। उसकी पत्नी का डिलीवरी अगले महीने होने वाली थी। दोनों एक ही ऑफिस शेयर करते थे, पर जियांग हाओ कम ही आता था, इसलिए ज्यादातर वक्त युआन जू अकेले ही उस ऑफिस में बैठते थे। जियांग हाओ को लगता था कि युआन जू उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? तुम तो वेडिंग लीव पर घर गए थे ना, और शादी में स्कूल के कॉलीग्स को इनवाइट भी नहीं किया। बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद तुम्हारी बीवी दिखाने लायक नहीं, इसीलिए बुलाया नहीं। सब अंदाजे लगा रहे हैं। दरअसल युआन जू ने कभी कॉलीग्स को अपनी शादी के बारे में बताया ही नहीं था। ये उनका पर्सनल मैटर था, और फू युन शू जैसी लड़की के बारे में कहो तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। युआन जू वैसे भी लो प्रोफाइल रखते थे। सब सोचते थे वो एक साधारण घर से हैं, जबकि हकीकत ये थी कि युआन जू के परिवार का नाम हाई चेंग की इलीट फैमिलीज में शामिल है। मैंने कलीग्स को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि स्कूल ज्वाइन किए अभी आधा महीना ही हुआ था। वहां कोई पुराना दोस्त भी नहीं था। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? शादी में तो वेडिंग लीव होती है, उसे ऑफिस ने छुट्टी नहीं दी। ये कंपनी तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। मैं और मेरी बीवी तो 3 दिन की वेडिंग लीव के अलावा एनुअल लीव भी लेकर बाली गए थे हनीमून पर। ये बात मुझे समझ आ गई। हर बात में दूसरों की जिंदगी में झांक कर अपनी बड़ाई दिखाने की कोशिश। हाँ, उन्हें आज एक इंटरनेशनल मीटिंग थी। करोड़ों का ऑर्डर फाइनलाइज होना था। मैं उनका वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता था, इसलिए अकेले निकल आया। बाकी बच्चे के लिए तो हम नैनी और अय्या रख सकते हैं, बच्चे को खुद थोड़ी संभालनी होगी। मेरी ये लापरवाही भरी बातें जियांग हाओ की पत्नी के दिल में चुभ गईं। उसका चेहरा पल भर में उतर गया। अभी तो नहीं रखा, आज निकले थे बच्चे के कपड़े लेने। टीचर वेन, फिर मिलते हैं, हम दूसरी मंजिल चलते हैं। वे चले गए। मुझे अचानक याद आया, युआन जू का एक बचपन का दोस्त है जिसकी पत्नी हाल ही में माँ बनी है। बेबी शावर गिफ्ट लेना था। इत्तेफाक से बेबी प्रोडक्ट स्टोर में फिर से जियांग हाओ कपल दिख गए। मैंने इग्नोर किया और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। उस बेबी स्टोर में मैंने 10 लाख से ज्यादा खर्च किए। दोस्त का एड्रेस नोट कर लिया। फिर ज्वेलरी स्टोर गया। युआन जू को बचपन से रिलेटिव्स और बड़ों से लग्जरी गिफ्ट्स मिलते रहे। गोल्ड में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर मैं अलग हूं। मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि गोल्ड खरीदते वक्त पैसों की चिंता नहीं होगी। दोस्त के बच्चे के लिए एक गोल्ड लॉकेट चुना और खुद के लिए एक गोल्ड ब्रेसलेट। घर पहुंचा तो दोपहर का 1 बज रहा था। नहाया, फ्रेश क्लोथ्स पहने, तभी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। वेंचन, आज तुमने बच्चे के लिए इतना सब क्यों भेज दिया? हाँ, तुम्हें पसंद आया? तुमने तो दिल जीत लिया। टॉय कार इतनी रियल है, मेरा भी खेलने का मन है। और गोल्ड लॉकेट, कल मिलने आ जाओ, लेकर आना। खर्चा कर दिया। पर यार, कल रात कैसा रहा? पहली रात का अनुभव कैसा था? तुम सच में बहुत नोजी हो। हम अलग अलग कमरों में सोए। क्या अलग कमरों में? अभी अभी शादी हुई और पहले ही दिन अलग? तो रिलेशनशिप कब बनेगा? सुनो, ना तो ये कोई अरेंज्ड अग्रीमेंट है, ना कोई ये तय है कि हम अलग हो जाएंगे। तो जिंदगी जीनी है, ठीक से जीनी होगी। क्या फू युनशू बाहर किसी को डेट कर रही हैं? मुझे यकीन नहीं। इन कुछ शब्दों ने दोस्त को चुप करा दिया। हाँ, ये अग्रीमेंट नहीं था। जब तक रिश्ता निभाना है, निभाना होगा। मैंने दिमाग में सोचा, ओरिजिनल स्टोरी में युआन जू और फू युनशू कब एक हुए, एक्सीडेंट कब हुई, आगे रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ, ये सब डिटेल्स कहीं लिखी नहीं थी। कॉल काटने के बाद काफी देर सोचता रहा। फिर तय किया, ये नई शुरुआत है। अपने हिसाब से, अपने दिल की सुनकर चलूंगा। दोपहर में किताबें और लैपटॉप लेकर स्टडी रूम गया। देखा कि फू युनशू के ऑफिस एरिया के अलावा एक और नई जगह तैयार की गई थी। दामाद जी, घर की हर मंजिल पर एक स्टडी रूम है। छोटी मालकिन ने सोचा कि आपको काम के लिए बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए दूसरी मंजिल का ये स्टडी रूम नए सिरे से सजवाया है। एक हिस्सा छोटी मालकिन का है, बाकी आपका। तो फू युनशू ने यह भी सोचा था। मैं बिना किसी झिझक के अपने हिस्से में बैठ गया। लैपटॉप और किताबें रखी। जांग शेन जूस रखकर चली गई। मैंने युआन जू का स्टडी मटेरियल देखा। मेरे अपने सब्जेक्ट से काफी मिलता जुलाता था। मैंने भी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की थी।
पहले साल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुझे ठीक लगा। अभी सितंबर का मिडल था, फ्रेशर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी और क्लासेस शुरू होने वाली थी। गलतियों से बचने के लिए मैंने लेक्चर की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। शाम को जब फू युनशु घर लौटी तो नौकर ने बताया, मैडम दामाद जी ऊपर स्टडी रूम में है, मैं अभी उनके लिए पानी लेकर गई थी, वो लेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे। फू युनशु को शायद इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बुलाओ नीचे, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। दामाद जी छोटी मालकिन आ गई हैं, कह रही हैं कपड़े बदल लीजिए, किसी से मिलने जाना है। मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, अभी ठीक से हो नहीं पाई थी, पर यह सुनकर जल्दी से तैयार हो गया। सितंबर की गर्मी अभी भी थी। नीचे उतरते हुए मैंने फू युनशु को देखा। कल हमारी शादी में एक लॉयर फ्रेंड थी जो कोर्ट में थी, आ नहीं पाई, इसलिए आज वो मुझे खाना खिला रही है। तुम्हें भी लेकर चलना है, वैसे भी तुम्हें कुछ काम नहीं है। ठीक है चलते हैं। मैं भी उसके दोस्तों और करीबियों को जानना चाहता था ताकि एक्सीडेंट वाली बात के बारे में सावधान रह सकूं। तुम पूरे दिन घर पर थे? नहीं, सुबह फंगयुआन प्लाजा गया था, एक दोस्त के नवजात बच्चे के लिए कुछ लेना। गाड़ी एक शांत गली के सामने रुकी। बाहर लिखा था सू सी चू, एक घर जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट। ये ओनर है चेंग का है, यहाँ का खाना बिल्कुल ऑथेंटिक है, चेंग स्टाइल में बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। उनके अलावा कितने लोग हैं? 2 हस्बैंड वाइफ हैं, तुम उन्हें पहचान लोगे। अंदर जाने पर देखा वो ले यू कपल थे, इंटरनेट पर बेहद पॉपुलर। उनका जॉइंट अकाउंट ले यू कपल के नाम से था। सभी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। पत्नी वांग यू, एक लॉयर जो ऑनलाइन लीगल नॉलेज शेयर करती है, केसेस एनालाइज करती है और जरूरतमंदों को फ्री लीगल एड देती है। पति रेन ले पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब फुल टाइम हाउस हस्बैंड है। बेबी के साथ डेली लाइफ वीडियोस बनाते हैं और लाइव सेलिंग भी करते हैं। अच्छा हुआ कल दोपहर मैंने शॉर्ट वीडियोस देखे थे। इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है वेन चैन। फिर फू युनशु ने मुझसे कहा, इन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, तुम खुद पहचान लोगे। जीजू नमस्ते, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपको फॉलो भी करता हूँ। अरे वाह, इतना सपोर्ट के लिए शुक्रिया। कल तुम्हारी शादी में वांग यू कोर्ट में थी और मेरे दादाजी अचानक बीमार पड़ गए तो जियांग चैंग जाना पड़ा, नहीं आ पाए। बाकी दोस्तों से सुना था कि वेन श्यान सेंग बहुत हैंडसम है, आज देखकर कंफर्म हो गया, युनशु सच में लकी है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये पहली बार था जब मैंने उसे शर्माते हुए देखा। मेन्यू देखो, क्या खाना है? उसने जल्दी से बात बदल दी। खाने के बाद एक ग्रुप का जिक्र हुआ। जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं या शादी करते हैं उन्हें ग्रुप में ऐड किया जाता है। कभी कभी साथ हाइकिंग और कैंपिंग पर जाते हैं। तुम्हें ऐड कर देती हूँ, आगे साथ घूमने चलते रहना। कपल से मिलकर वापस गाड़ी में आए। ये दोनों घूमने फिरने के शौकीन हैं, अच्छी जगहें जानते हैं। हनीमून के लिए आइडिया चाहिए तो रेन ले से पूछ सकते हो, या फिर कोई जगह खुद सोची हो तो मुझे बताओ। हनीमून? मुझे लगा मैंने गलत सुना। हम हनीमून पर जाएंगे? वहां जाकर एक दूसरे को घूरते रहेंगे? ये माँ ने प्लान किया है। उन्होंने तुम्हारे स्कूल से 1 महीने की छुट्टी भी अरेंज कर दी है, बस तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। ओह माय गॉड, ये तो सच में कमाल की सास है। मैं खुशी के मारे बोल नहीं पाया। उस रात एक पूरे महीने की छुट्टी की खुशी में नींद ही नहीं आई। नतीजा, अगले दिन दोपहर 1 बजे उठा, नहाकर तैयार हुआ और ड्राइवर को दोस्त के घर भेजा। दोस्त का मैसेज आया, मैं अचानक 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, कल लौटूंगा। इन 2 दिनों में पैक कर लो, कल शाम हांगकांग की फ्लाइट है। बड़े वाली बात, टिकट्स तक बुक हो चुके थे। ये एक्शन प्लान तो जबरदस्त है। मैं हांगकांग देखना चाहता था, ठीक है, पर अचानक दोस्त के घर से वापस आते ही सास के यहाँ से कॉल आया, अभी सर्जरी में है। गू यान खाने के बाद गार्डन में टहलने गई थी। वहां उन्हें एक स्ट्रे बिल्ली दिखी, बेचारी दीवार के कोने में बैठी थी। उन्हें तरस आया और वो उसे उठाने गई। कुछ दिन पहले रात को बारिश हुई थी, दीवार के कोने में पानी जमा था और अभी तक नहीं सूखा था। बड़ी मालकिन का पैर फिसला और वो गिर गई। डॉक्टर ने बताया दाईं बांह की हड्डी टूटी है और दाईं टांग पर पत्थर से चोट लगी है, सर्जरी करनी होगी। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर हड्डी टूटना कितना दर्दनाक रहा होगा। गार्डन में इतने नौकर होते हैं और फिर भी ये हुआ। स्ट्रे बिल्ली गार्डन में कैसे घुसी? दीवार के कोने का पानी क्यों नहीं साफ किया गया? पूछताछ करने पर पता चला बड़ी मालकिन के साथ जो नौकरानी थी उसे अचानक पेट में दर्द हुआ और वो थोड़ी देर के लिए चली गई। उस वक्त जो मैनेजर घर के सभी नौकरों की मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग? सुबह की मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ये तो सुना था, पर घर के नौकर दोपहर खाने के बाद भी मीटिंग करते हैं। दूसरी मैडम ने कहा था बड़ी मालकिन का बर्थडे आने वाला है, उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी तैयार करनी है। तो मैंने सोचा
जब वो लंच के बाद रेस्ट करने जाएंगी उसी वक्त मीटिंग लेकर सबको प्लान बता दूं। दूसरी मैडम, ये तो फू यूनशू की माँ हैं, दूसरी बहू। किताब में उनके बारे में लिखा था कि उन्होंने इस घर में आने के लिए पहले कुछ गलत हथकंडे इस्तेमाल किए थे, इसीलिए परिवार में उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जब बेटी फैमिली की एयर बनी तब जाकर उनके दिन कुछ बेहतर हुए। उनका बड़ी मालकिन से रिश्ता ठीक है या नहीं, पर यह सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लानिंग जरूरी था। आपकी पहली जिम्मेदारी बड़ी मालकिन की देखभाल है, बाकी काम प्रोफेशनल लोगों पर छोड़ दीजिए। क्या गू फैमिली इतनी कंजूस है जो ये भी नहीं कर सकती? सर्जरी का वो मैसेज सामने था और मैं बाहर इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था फू यून शू के बिना घर का कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेगा, पर मैं चुप नहीं रहा। पर दामाद बहुत नाराज लग रहे थे। मुझे लगा कहीं मेरी नौकरी ही ना चली जाए। वो सच में बड़ी मालकिन की परवाह करते हैं, ठीक वैसे जैसे बड़ी मालकिन ने खुद उन्हें चुना था। मेरी बात सुनकर प्रबंधक सॉन्ग बस मुस्कुरा दिया। मन में ही सोचा, आखिर इतने सारे संयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस कहानी में बड़ी मालकिन की भतीजी तो दूसरी बहू की ही बेटी है। वो उत्तराधिकारी बनी और साथ ही दूसरी बहू का रुतबा भी बढ़ गया। मुझे शक होने लगा कि वो दुर्घटना भी उनकी ही साजिश हो सकती है। तो क्या मेरी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने कुछ देख लिया था, कुछ जान लिया था और किसी ने मुझे रास्ते से हटा दिया? सबसे बड़ा फायदा तो छोटे चाचा के परिवार को ही हुआ है। अगर मेरा शक सही है और मैंने अभी सवाल उठाए तो दूसरी बहू के जासूस मुझ पर नजर रखने लगेंगे। मुझे डर है कि मेरा भी वही हश्र होगा जो पिछले मालिक का हुआ था। नहीं, मैं अभी खुद को उजागर नहीं कर सकता। बस इतना करना है, बड़ी मालकिन को प्राथमिकता दूं, उनके पास हमेशा कोई न कोई रहे और आंगन के हर कोने की सफाई का ध्यान रखूं। क्या यूनशू को बताया? हाँ, बड़ी बेटी को फोन कर दिया है, वो रास्ते में है। एक सदी बीत गई जैसा महसूस हुआ। चिंता मत करो, सिर्फ हड्डी टूटी थी, 3 कीलें डाली गई हैं, उन्हें अब काफी आराम की जरूरत है। कमरे में जाकर मैंने पलंग के पास देखा। वो अभी सो रही थी, हाथ में सुई लगी थी और दवा की बूंदें चढ़ रही थीं। कमरे में मेरे और फेंग प्रबंधक के अलावा 2 नौकर और एक परिचारिका थी। इतने लोग रहेंगे तो उन्हें आराम करने में दिक्कत होगी। सब बाहर चलिए। थोड़ी देर बाद बड़ी मालकिन की आंखें खुली। घबराओ मत, हर किसी को कभी ना कभी ठोकर लगती ही है। समझो, इससे बड़ी मुसीबत टल गई। थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। माँ, आप कितनी सकारात्मक सोचती हैं। मुझे अपनी पिछली जिंदगी की माँ याद आ गई। अगर वो गिरकर हड्डी टुरा लेती तो होश में आते ही सबसे पहले यही कहती, ये सब तुम्हारी ही नाकामी है। मेरी किस्मत ही खराब है। पूरी जिंदगी मेहनत की पर कोई बच्चा भी सेवा को आगे नहीं आया। मेरे असली माँ बाप मेरे 6 साल के होने पर अलग हो गए थे और जल्द ही दोनों ने अपनी नई दुनिया बसा ली। मैं अपने पिता और सौतेली माँ के साथ बड़ा हुआ। शादी में मेरे दोनों माँ बाप आए थे, पर अपने अपने नए जीवन साथी और बच्चों के साथ। माँ, आपको अभी पोषण की जरूरत है। मैं कुछ खाना भिजवाता हूँ। खाना खुद आ जाएगा बेटा, तुम बस यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो। कल तुम दोनों सुहाग यात्रा पर जा रहे हो ना? पहला पड़ाव बंदरगाह शहर है। मैं तुम्हें वहां के अपने पुराने अनुभव बताती हूँ। माँ, मेरे पास तो एक पूरे महीने की छुट्टी है। मैं आपके पास ही रहूंगा। ये महिला कितनी अजीब है। बीमार होकर भी अपने बच्चों को अपनी सेवा नहीं करने दे रही, बल्कि उन्हें सुहाग यात्रा पर भेज रही है। शादी के लिए बड़ी मुश्किल से ये छुट्टी मिली है, उसे बर्बाद नहीं करना। मुझे बस हड्डी टूटी है, तुम्हारी जरूरत नहीं। परिवार इतना बेसहारा नहीं कि एक दूसरे की मदद ना कर सके। तुम चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। सुहाग यात्रा का क्या है? सच कहूं तो वैसे भी मुझे उनके साथ अकेले जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। अब एक अच्छा बहाना मिल गया है। तभी बड़ी बेटी ने खिड़की से देखा कि हम दोनों बात कर रहे थे। न जाने मैंने क्या कहा था, पर बड़ी मालकिन खिलखिलाकर हंस रही थी। माँ, आप कैसी हैं? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था। मैंने जिंदगी में इससे भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। चिंता मत करो। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। बाहर एक तेज आवाज आई, आप लोग काम कैसे करते हैं? गंदा पानी तक साफ नहीं कर सकते? वो बहुत जवान दिख रही थी, मुश्किल से 40 की, और उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से संवारा हुआ था। तुम्हारी माँ कैसी है? उन्होंने अभी कुछ खाया नहीं है? घर से खाना आने वाला है, चलो मैं देखती हूँ। इस उम्र में गिरना बहुत कष्टदायक होता है। भाभी, आप कैसे गिर गई? उस वक्त आपके पास कोई नहीं था क्या? सुना तो मैं फौरन चली आई। आज घर पर शोरबा बना था, सोचा आपके लिए ले आऊं। थोड़ा पी लीजिए, मांस खा लीजिए ताकि हड्डी जल्दी जुड़ जाए। देखिए खुशबू कैसी है। सूप की खुशबू से ही भूख जाग गई। मन में सोचा, वरना छोटी मालकिन इतनी जल्दी सूप लेकर नहीं आती।
क्या मेरा पिछला विश्लेषण गलत था? वेंचेन, खाना खा लो, तुम्हारी छोटी माँ आ गई है, जाओ खाना खाओ। चलो, क्या खाओगे? मैं नखरे नहीं करता, कुछ भी चलेगा। हम पास के एक भोजनालय में चले गए। बड़ी बेटी, दामाद जी, आप क्या खाना चाहेंगे? कुछ खास व्यंजन ला रहा हूं, साथ में चाय भी। ये जो अभी आए थे वो हमारे नाना जी के शिष्य हैं। पहले किसी बड़े भोजनालय में मुख्य रसोइया थे, फिर कुछ हुआ तो अपनी खुद की दुकान खोल ली। नाना जी ने उन्हें आधी पूंजी दी थी। मुझे लगा इसके पीछे कोई कहानी जरूर है। ये दुकान बाहर से साधारण दिखती थी, पर भीतर से काफी महंगी थी। नाना जी पहले रसोइये थे, उनके हाथ की वजह से ही। पुरानी बातें हैं, बुरा हुआ था कुछ, छोड़ो, अब नहीं पूछूंगा। लीजिए, खाना आ गया। देखिए, स्वाद बहुत अच्छा है, सब कुछ ताजा है, सब्जियां हमारे खेत की हैं, बिना किसी रसायन के। मांस भी बेहतरीन है। आगे जब भी सफाई की चिंता हो, यहीं आ जाना। लौटते समय मैंने कहा, माँ अस्पताल में है, हमारा बाहर घूमना ठीक नहीं, कल का सुहाग यात्रा का प्लान रद्द कर देते हैं। ठीक है, नहीं जाते। कमरे में पहुंचे तो बड़ी मालकिन सो चुकी थी। माँ ने छोटी माँ से काफी देर बात की, इसलिए जल्दी सो गई। मैंने 2 परिचारिकाएं बुलवा ली हैं जो बारी बारी से माँ का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों घर जाओ, घर जाकर आराम करूंगा। लियू भैया को भेज देती हूँ, वो पास ही हैं, अभी आ जाएंगे। कम पीना और गाड़ी मत चलाना। रात की ठंडी हवा ने दिन की गर्मी हल्की कर दी थी। माँ कहती थी कि किसी की परवाह में ही असली खुशी छुपी होती है। मुझे आज वो खुशी थोड़ी महसूस हो रही थी। ठीक है, समझ गया। लियू भैया जल्दी ही आ गए। उन्होंने मेरे बैठने तक इंतजार किया, फिर खुद की गाड़ी चलाई। मदिरालय में दोस्त मेरे इंतजार में बैठे थे। आ गए आखिरकार, आज तो तुम्हें कुछ पीना ही पड़ेगा। मेरे पति ने कम पीने को कहा है। अरे, ये कब से शुरू हो गया? साली कम पिया करो, अगली बार सीधे मिठाई की दुकान चलेंगे। अगले दिन फोन आया, छुट्टी की बात पर। मैं जा पाऊंगा या नहीं ये बताने की जरूरत नहीं, छुट्टी तो कोई भी ले सकता है, और वैसे भी ये विद्यालय प्रशासन का फैसला है। मैंने आप पर जबरदस्ती नहीं थोपा। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि प्रमुख कक्षाएं आपको देंगे। मैं किसी और अध्यापक से बात कर सकता हूँ। क्या मेरी पत्नी की प्रसव छुट्टी की वजह से तुम्हें डर है? किसी सिफारिश से छुट्टी ली और मेरे सिर पर कक्षाएं डाल दी? मैंने कुछ नहीं किया था। बिना जाने मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था। कैसा इंसान है ये? क्या बात प्यार से नहीं हो सकती? कक्षाएं तो बदली जा सकती थी, चुपचाप बता देते। अब सबको पता है कि उसने बड़े अधिकारी से छुट्टी ली है, और वो कक्षाएं उसे क्यों दी जो खुद प्रसव छुट्टी पर है? उन्हें साथ वक्त चाहिए, वरना बच्चे कैसे होंगे? दोनों अलग सोते हैं। मैं चिंता ना करूं तो कौन करेगा? क्या मेरा दामाद एक छुट्टी नहीं ले सकता? आप उन 2 अध्यापकों को थोड़ा बोनस दे दीजिए, बात खत्म। क्या ये इतना मुश्किल है? बस किसी से इंतजाम करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। छुट्टी आराम से बीते। इसके लिए लौटने पर उन अध्यापकों को कुछ तोहफा देना ही होगा। मौसम अच्छा है, चलिए थोड़ा टहल आते हैं। ये घर एक शांत इलाके में था, पर विद्यालय और अस्पताल पास ही थे। मैं बड़ी मालकिन का हाथ थामे धीरे धीरे चल रहा था। मुझे सब पता है, तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हो। ये अकेला फैसला होगा। आज रात वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। शादी के बाद अलग सोना ठीक नहीं है। तुम दोनों आज उसके पुराने कमरे में रुकना। मेरे मन में डर बैठ गया। ये तो असल में उसी का फैसला था। अगर पकड़ा गया तो उसके आते ही मेरा झूठ खुल जाएगा। माँ, मैं उससे माफी मंगवाने को कहूंगी। माँ, हम जानते हैं वो व्यस्त है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। माफी की जरूरत नहीं है, बस हम बूढ़े हो रहे हैं बेटा। घर में बच्चों की किलकारियां चाहते हैं। तुम्हारे पिता को पोता पोती मिल गए तो वो बाहर घूमने की बात भी छोड़ देंगे। इसीलिए हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं। पहले हम बस यही चाहते थे कि बच्चे खुश रहें, पर अब उम्र के साथ लगता है कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जिन्हें किसी पराये के हाथों में नहीं जाने दे सकते। ये परिवार देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है। बूढ़े माँ बाप के पास सिर्फ एक बेटी है, तो वो चिंता तो करेंगे ही। मूल कहानी में ये संपत्ति आखिर में दूसरे परिवार के हाथ चली गई थी। माँ, मैं समझ गया, बस शादी को गंभीरता से लो बेटा। पति पत्नी को तालमेल बिठाना ही पड़ता है, बुरा मत मानना। हमारे घर में बच्चे होना बहुत जरूरी है, ये बात तो समझो। हमने शुरुआत बिल्कुल शून्य से की थी। युनशु बचपन में नाना जी के साथ खाना बनाना पसंद करती थी। उसका सपना रसोइया बनने का था। उसके पिता ने उसे सख्ती से समझाया, उसे नाना जी से दूर रखा और व्यापार की शिक्षा दी, ताकि एक दिन वो इस घर की जिम्मेदारी संभाल सके। मुझे भी तरस आता है उस पर तुम्हें समझना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा। मन में कई विचार चल रहे थे। शायद इसीलिए नाना जी का जिक्र आने पर वो उदास हो जाती है। माँ, आपकी बात मैं समझ गया। हमारी अभी शादी हुई है, हमें एक दूसरे के साथ ढलने में वक्त लगेगा। ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता।
और हम अभी इसके लिए तैयार भी नहीं हैं। तुम दोनों स्वस्थ हो, अभी जवानी का वक्त है, बच्चा प्लान कर लो। मैं पूरी तरह हताश हो गया। उस रात युनशु को वापस बुला लिया गया। बड़ी मालकिन ने उसे खूब सुनाया कि शादी की पहली रात मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। युनशु ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सब सुना, फिर मुझसे साथ चलने का इशारा किया। कमरे में आकर मैं सोफे पर बैठ गया, फोन चलाने लगा। माँ ने आज तुमसे काफी बातें की? हाँ, मैं उन्हें टहलाने ले गया था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। तुमने उन्हें समझाया भी डिंट? तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? अलग सोना जारी रखना है या पत्नी के फर्ज निभाने हैं? मैं एक पल रुका। वो खूबसूरत है, मैं मना क्यों करूं? पर सही पति पत्नी की तरह सावधानी बरतूंगा। लगता है माँ ने तुम्हें संपत्ति की बात भी बता दी। क्या तुम स्थिति मजबूत करने के लिए बच्चा चाहते हो? नहीं, बस पति पत्नी के फर्ज की बात है। इसमें कमरे में रहने की कोई बड़ी जरूरत नहीं। मुझे तुरंत पछतावा हुआ, अपनी असलियत खुद जाहिर कर दी। अगले 2 साल बच्चा पैदा करने की कोई योजना नहीं है। अलग सोने का फैसला तुमने लिया था, मैं तुम्हारी राय का सम्मान करती हूँ। माँ के कहने पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फर्ज निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। हमारी शादी की चिंता मत करो। हमारे दोनों परिवारों का गठबंधन व्यापारिक हितों से जुड़ा है। मैं बस वर्तमान में जीना चाहता था। ये माँ का दबाव नहीं था, उनकी बात सही लगी थी। अगर तुम कोई और मतलब निकालो तो मैं क्या करूं? तलाकशुदा रिश्तों को छोड़ दें तो बिना शारीरिक संबंध के कोई भी विवाह लंबे समय तक नहीं चल सकता। क्या वो सच कह रहा था या सिर्फ मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था? मैंने उसकी ओर देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। फिर बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे शरीर की जकड़न देखकर उसने हल्की आवाज में कहा, इतना तनाव मत लो, आज मैं तुम्हें नहीं छूंगा। चलो नहाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं नहा धोकर नीचे आया। चेन, उठ गए? आओ बैठो। कल रात अच्छी नींद आई? हाँ, मैं अच्छी तरह सोया। आज शनिवार है, तुम दोनों में से किसी को भी ऑफिस नहीं जाना। चलो डेट पर चलते हैं। हमारे घर के पास एक बहुत खूबसूरत जगह है, युनशु तुम्हें वहां घुमाने ले जाएगा। ठीक है। दादी बहुत खुश लग रही थी। अगर कोई ऐसी बात होती जिससे उन्हें खुशी मिलती तो मैं मना नहीं करता। मैं बस चाहता था कि उनका दिल हल्का रहे। मुझे नहीं लगता था कि कोई भी फू युनशु को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन वो हमेशा से ही एक आज्ञाकारी और परिवार की परवाह करने वाला इंसान था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अपने विचारों में खो गया। शादी के दूसरे दिन मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ कुछ कपड़े भेजे थे। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे वापस घर बुलाने की कोशिश नहीं की। सच कहूं तो मेरे दिल में हमेशा परिवार और रिश्तेदारों की कमी महसूस होती थी। मूल मालिक के माता पिता उससे कभी बहुत करीब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उसे भरपूर संपत्ति दी थी। उस समय मैंने उनके द्वारा दी गई शादी की संपत्ति का हिसाब लगाया था। सिर्फ नकद ही लगभग 100 मिलियन युआन से अधिक थी। इसके अलावा अचल संपत्ति और कई कंपनियों के शेयर भी शामिल थे। इतनी संपत्ति के साथ मैं पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के आराम से जी सकता था। हालांकि माता पिता भावनात्मक रूप से करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से कभी कमी नहीं छोड़ी। अपने पुराने जीवन के बारे में सोचते हुए मैं मुस्कुराया। पहले मुझे कॉलेज की फीस तक खुद कमानी पड़ती थी। नौकरी करने के बाद भी किसी का सहारा नहीं था। लेकिन अब, जब तक कार सुंदर पर्यटन क्षेत्र की पार्किंग में नहीं पहुंची, मैं इन्हीं विचारों में खोया रहा। क्या सोच रहे हो? हम पहुंच गए हैं, उतर जाओ। मैंने अपने चेहरे पर हल्की थपकी दी। मैं हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में क्यों सोचता रहता हूं जो मेरे पास नहीं थी। मुझे अपने वर्तमान जीवन की कद्र करनी चाहिए। कार से उतरने के बाद मैंने कई विशाल नानमो के पेड़ देखे। दृश्य इतना सुंदर था कि मैं फोटो लेने के लिए रुक गया। उसी समय फू युनशु टिकट काउंटर पर कुछ बात कर रहा था। भैया, भाभी! मैंने मुड़कर देखा। वो फू जिंगे था, फू युनशु का चचेरा भाई। किताब के अनुसार जब फू जिंगे 6 साल का था तब उसके परिवार पर संकट आ गया था। बाद में उसे फू परिवार ने गोद ले लिया। वो परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। स्वभाव से चतुर, प्यारा और आज्ञाकारी था। इसी वजह से परिवार की पुरानी पीढ़ी से लेकर उसके भाई बहन तक सभी उसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। गर्मियों की भीड़ खत्म होने के बाद मैं यहाँ आया था। भाभी, धन्यवाद, आपने पिताजी से कहकर मुझे यहाँ काम दिलवाया। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो वही सबसे बड़ी बात है। फू जिंगे मुस्कुराया। आज वीकेंड है, मैं आप दोनों को पूरा इलाका घुमाऊंगा। ठीक है। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, भैया भाभी, आप लोग आखिर डेट पर निकले हैं? मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। असल में दादी ने हमें यहाँ भेजा था।
लेकिन बाहर से देखने पर यह सचमुच एक डेट जैसा लग रहा था। हम दर्शनीय कार की पिछली सीट पर बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी और आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत था। कई लोग टेंट लगाकर पिकनिक मना रहे थे। फू जिंगे रास्ते भर हमें जगह जगह के बारे में बताता रहा। भैया भाभी, क्या आप लोग आज रात यहीं रुकेंगे? यहाँ का ट्री हाउस बहुत मशहूर है। शाम को सूर्यास्त, रात में तारे और जुगनू देखने को मिलते हैं। मेरी आंखें चमक उठी। सच में? लकड़ी से बना वो ट्री हाउस किसी सपने जैसा लग रहा था। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां थीं और नीचे आने के लिए स्लाइड। बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे पूरा जंगल दिखाई देता था। हवा में झूलती घंटियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी सुंदर बना। अगर मैं यहाँ रह पाता तो शायद बहुत खुश होता। बिल्कुल रह सकते हैं, ये तो अपना ही स्थान है, फू जिंगे ने हंसते हुए कहा। मैं अभी व्यवस्था कर देता हूँ। फू यूनुशु ने शांत स्वर में कहा, आज रात हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, मैं कर्मचारियों को कह देता हूँ कि सब तैयार कर दें। ये कहकर फू जिंगे ने मेरी तरफ आंख मारी। उसकी वो मुस्कान देखकर मुझे लगा कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इसके बाद हम पूरे पर्यटन क्षेत्र में घूमते रहे। जहां भी कोई दिलचस्प जगह दिखाई देती, मैं रुककर देखने लगता। कुछ देर बाद हम भोजन कक्ष में पहुंचे और साथ में लंच किया। खाना खत्म होने के बाद फू जिंगे ने कहा, भैया भाभी, दोपहर में मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। मैंने ट्री हाउस की व्यवस्था कर दी है। आप लोग आराम से घूमिए और मजे कीजिए। ठीक है, तुम अपना काम करो। फू यूनुशु ने सिर हिलाया। फू जिंगे के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए। मैं चारों तरफ उत्साह से देख रहा था। हर दिन की जिंदगी बस खाना, सोना और काम करना नहीं होती। कभी कभी बाहर निकलना, नई जगहें देखना और जीवन का आनंद लेना भी जरूरी होता है। बचपन में मैं अक्सर अपने सहपाठियों से ईर्ष्या करता था। वे अपने माता पिता के साथ घूमने जाते थे, फिल्में देखते थे, खरीदारी करते थे, जबकि मेरे पास ऐसे अनुभव बहुत कम थे। मेरी जवानी का ज्यादातर समय पढ़ाई और जिम्मेदारियों में बीता। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने धीरे धीरे कंपनी की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डालनी शुरू कर दी। जैसे जैसे पद बढ़ता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। हालांकि बाद में मैंने अपने अधीन कई सक्षम लोगों को तैयार कर लिया था, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिलने लगा। लेकिन फिर भी आज जैसा दिन मेरे लिए बहुत दुर्लभ था। ये शायद पहली बार था जब मैं किसी परिवार के सदस्य के साथ इस तरह घूमने निकला था। परिवार, मैंने धीरे से ये शब्द दोहराया। तभी फू यूनुशु ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हम ट्री हाउस के सामने पहुंच गए। फू यूनुशु ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। कमरा बेहद खूबसूरत था। बीच में एक बड़ा और मुलायम बिस्तर था। पास में 2 सेट नाइट ड्रेस रखी हुई थीं। उनके साथ एक छोटा सा बॉक्स भी रखा था। मैंने बॉक्स को देखते ही समझ लिया, ये निश्चित रूप से फू जिंगे की शरारत थी। सुबह से जिस तरह वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, अब उसका कारण साफ हो गया था। मैं हंसी रोक नहीं पाया। ये लड़का सच में? फू यूनुशु ने भी बॉक्स देखा। उसके कान हल्के लाल हो गए। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। उसने तुरंत विषय बदल दिया। पहले नहा लो, तुम्हें दोपहर में आराम भी करना है। वो सही कह रहा था। सुबह से घूमने की वजह से मैं काफी थक चुका था। लंच के बाद तो नींद और भी आने लगी थी। मैंने नाइट ड्रेस उठाई और बाथरूम में चला गया। नहाकर बाहर निकला तो देखा फू यूनुशु सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तुम नहीं सोओगे? मैंने पूछा। तुम पहले सो जाओ, मैं नहा कर आता हूं। ठीक है। मैं बिस्तर पर लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में गहरी नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बीती। फू यूनुशु नहाकर वापस आया और मेरे बगल में लेट गया। नींद में मैंने करवट बदली। अनजाने में मेरा पैर उसके ऊपर आ गया। फू यूनुशु कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने हल्की सांस ली। इसके बाद वो चुपचाप उठकर वापस सोफे पर चला गया और किताब पढ़ने लगा। जब मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैंने देखा कि वो अभी भी सोफे पर बैठा है। फू यूनुशु, मैंने उसे पुकारा। उसने किताब बंद कर दी। क्या हुआ? क्या मैं सोते समय तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था? अगर ऐसा है तो फू जिंगे से दूसरा कमरा तैयार करवा लेते हैं। जरूरत नहीं, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं कुछ क्षण चुप रहा। फिर मुझे याद आया कि बड़े परिवारों में पति पत्नी के रिश्ते सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं होते। उनका प्रभाव दोनों परिवारों और उनकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। बाहरी लोगों के सामने उनका संबंध अच्छा दिखना भी जरूरी होता है। रात होने पर हम दोनों बाहर बैठे तारों वाला आसमान देख रहे थे। अचानक मैंने पूछा, फू यूनुशु, तुम्हें बिग डिपर नक्षत्र पहचानना आता है? हाँ, तुम मुझे दिखाओ। करीब 10 मिनट बाद पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों ने एक दूरबीन लाकर दे दी। फू यूनुशु ने उसे सेट किया और फिर मुझे बुलाया। आकर देखो। मैंने दूरबीन में झांका और अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं। वाह,
कितना सुंदर है। आसमान पहले कभी इतना साफ नहीं लगा था। अनगिनत तारे चमक रहे थे। फुयुनचू मेरे बगल में खड़ा था। उसने आसमान की ओर इशारा किया। वो ओरायन नक्षत्र है और उसके पास वाली 3 चमकीली तारों की रेखा उसकी बेल्ट है। मैं ध्यान से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। युनचू, धन्यवाद। उसने मेरी ओर देखा। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई। शायद ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर तारों भरा आसमान था। और उस रात मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्माहट पैदा हुई। अगली सुबह नाश्ते के समय फू जिंगे फिर हमारे पास आ गया। उसने आते ही शरारती नजरों से हमें देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो भाभी, कल रात कैसी रही? मैंने दूध का गिलास उठाया और उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? फू जिंगे ने आप झपकाई। रात बहुत खूबसूरत थी। ट्री हाउस भी बहुत रोमांटिक था। आप दोनों ने कुछ नहीं किया? मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया। कल हम दोनों इतने थक गए थे कि नहाकर सीधे सो गए। कौन पूरा दिन घूमने के बाद भी दूसरी चीजों के लिए ऊर्जा बचा सकता है? फू जिंगे का चेहरा तुरंत निराश हो गया। अरे, वो साफ तौर पर किसी और जवाब की उम्मीद कर रहा था। असलियत ये थी कि रात को मैं दूरबीन लेकर तारों को देखता रहा, जबकि फू युनशु अपने काम के संदेश और दस्तावेज निपटाता रहा। आधी रात तक हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए वो रात फिर भी यादगार थी। सुंदर नज़ारे, ठंडी हवा और तारों से भरा आसमान, सब कुछ किसी सपने जैसा था। पर्यटन क्षेत्र से लौटने के बाद दादी अपनी पुरानी सहेली के घर कुछ दिनों के लिए चली गईं, इसलिए कुछ समय तक हमें पुराने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर लौटकर मैंने लगातार 2 दिन आराम किया, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं था जो हमेशा खाली बैठ सके। किताबें पढ़ने के अलावा मुझे खेलकूद भी पसंद था, विशेष रूप से टेनिस। उसी समय मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं मुस्कुरा दिया, रेन लेई। जैसे ही कॉल उठाई, उधर से उसकी नाटकीय आवाज आई, चेन, मेरी जान बचाओ। मैं हंस पड़ा। क्या हुआ? मैं बोर हो गया हूँ। अगर मैं और घर में रहा तो सचमुच फफूंद लग जाएगी। उस दिन तुम्हारी घूमने वाली तस्वीरें देखी, मुझे बहुत जलन हुई। वीकेंड में बच्चा घर पर था, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाया। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, टेनिस खेलोगे? दूसरी तरफ तुरंत उत्साहित आवाज आई, बिल्कुल, मेरे घर पर अपना निजी टेनिस कोर्ट है, कोई परेशान नहीं करेगा, हम आराम से खेल सकते हैं। ठीक है। मैं तुरंत तैयार हो गया। रेन लेई का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया, लेकिन कपड़े बदलते समय मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे पास सही टेनिस ड्रेस ही नहीं थी। आखिरकार मैंने अंकल लियू से रास्ते में एक स्पोर्ट्स स्टोर पर रुकने को कहा। वहां से टेनिस ड्रेस और जूते खरीदे, फिर सीधे रेन लेई के घर पहुंचा। शुरुआत में हमने हल्का वार्म अप किया। कुछ देर बाद रेन लेई अचानक रुक गया। उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। चेन, तुम टेनिस इतना अच्छा खेलते हो? मैं थोड़ा चौंक गया। असल में विश्वविद्यालय के दिनों में मैंने टेनिस क्लब ज्वाइन किया था। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं था, लेकिन बुनियादी ट्रेनिंग अच्छी मिली थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कॉलेज में सीखा था। रेन लेई ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी मूवमेंट और टाइमिंग बहुत अच्छी है। सच बताओ, क्या तुमने किसी कोच से निजी ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ कॉलेज में सीखा था। रेन लेई ने मुझे कुछ सेकंड देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। रुको, आज मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। मैंने नहीं पूछा कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया। उसने अपना कैमरा निकाला और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हमने कई घंटे तक टेनिस खेला, फिर नहाकर कपड़े बदले और आराम करने बैठ गए। उसी समय रेन लेई लगातार मेरी तारीफ करता रहा। चेन, तुम सच में किसी युवा मॉडल जैसे लगते हो। इन लंबे पैरों को देखो और ये मसल्स। मैं हंस पड़ा। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी शानदार है। रेन लेई तुरंत खुश हो गया। आओ, आज मैं तुम्हें असली मर्दाना आकर्षण दिखाता हूं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी नहीं रोक पाया। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज अपने पास संभाल कर रख ली है, और यही वीडियो बहुत जल्द एक बड़ी हलचल मचाने वाली थी। रेन लेई के घर से वापस आने के बाद मैं घर पहुंचा और थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने आदतन अपना फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन देखते ही मैं चौंक गया। फोन पे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों नोटिफिकेशंस थे। प्राइवेट मैसेज, कमेंट्स और नए फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे थे। ये क्या हो गया? मैंने तुरंत ऐप खोला। तभी मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद रेन लेई ने टेनिस वाली वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दी थी। उसने वीडियो में मेरा अकाउंट भी टैग कर दिया था। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो चुकी थी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। इतना हैंडसम लड़का कहाँ छुपा था? कृपया और वीडियो पोस्ट करो। इसका फिगर तो किसी मॉडल जैसा है। ये टेनिस ड्रेस किस ब्रांड की है?
क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते हैरान रह गया। इतने लोगों का ध्यान एक साथ अपनी तरफ आते देखना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तभी रेन ले का कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया उसकी उत्साहित आवाज सुनाई दी। चेन, देखा तुमने? तुम वायरल हो गए हो। मैंने हंसते हुए कहा, देख लिया। मैं भी अभी तक हैरान हूं। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूं। आखिर मैंने बिना पूछे पोस्ट कर दी थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल कंटेंट ट्राई करना चाहता था। अब मौका मिल गया है तो क्यों ना कोशिश करूं। रेन लेई और भी खुश हो गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारा लुक और फिगर दोनों शानदार है। अगर सही कंटेंट बनाया तो फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ेंगे। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उसी समय फू युनशु लिफ्ट से बाहर निकला। तभी उसने कुछ कर्मचारियों को आपस में बात करते सुना। क्या तुमने रेन लेई की नई वीडियो देखी? उसका टेनिस पार्टनर बहुत हैंडसम है। कमेंट सेक्शन पूरी तरह पागल हो चुका है। सुना है वो रेन लेई का करीबी दोस्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि उसकी शादी हुई है या नहीं। मैंने वीडियो देखी। सच कहूं तो उसका फिगर कमाल का है और चेहरा भी। अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए तो बहुत लोकप्रिय हो सकता है। फू युनशु के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने तुरंत फोन निकाला और वीडियो खोज ली। वीडियो चलने लगी। स्क्रीन पर मैं था, टेनिस खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ। वीडियो के नीचे लगातार नए कमेंट्स आ रहे थे। फू युनशु कुछ देर तक बिना कुछ कहे स्क्रीन देखता रहा। फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उस रात जब वो घर लौटा, मैं सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। उसे देखते ही मैंने पूछा, युनशु, अगर मैं घर पर वीडियो बनाना शुरू करूं तो तुम्हें कोई आपत्ति होगी? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम वीडियो बनाना क्यों चाहते हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, पिछले कुछ समय से घर पर हूं, कुछ नया सीखना चाहता हूं और ये मुझे दिलचस्प लग रहा है। फू युनशु ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम सच में कोशिश करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी करो पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। ऑनलाइन दुनिया में तारीफ भी मिलेगी और आलोचना भी। दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं मुस्कुरा दिया, चिंता मत करो, मैं सिर्फ वही करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा, आज तुम रेन लेई के साथ काफी समय रहे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हमने टेनिस खेला, खाना खाया और बातें की। फू युनशु ने धीमी आवाज में कहा, मैंने वीडियो के कमेंट पढ़े थे। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो आगे बोला, बहुत सारे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर अचानक समझ गया, क्या तुम जल रहे हो? फू युनशु ने तुरंत नजरें हटा ली। मैं हंस पड़ा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसी पर मुझे एहसास हुआ, शायद मैं उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखने लगा था। मैं हंसी रोक नहीं पाया। फू युनशु ने खांसते हुए विषय बदल दिया, तुम्हें टेनिस खेलना इतना पसंद है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कॉलेज के समय काफी खेलता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा मौका नहीं मिला। अब समय है, इसलिए फिर से शुरू करना चाहता हूँ। और तुम, क्या तुम टेनिस खेलते हो? फू युनशु ने शांत स्वर में जवाब दिया, थोड़ा बहुत। अगर तुम्हें पसंद है तो किसी दिन साथ खेल सकते हैं। मैं तुरंत मुस्कुरा दिया, ठीक है। उस दिन के बाद मैंने सच में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रेन लेई की पोस्ट की वजह से मेरे अकाउंट पर लगातार नए फॉलोअर्स आ रहे थे। फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। पहले जहां मेरे अकाउंट पर बहुत कम लोग थे, अब हर वीडियो के नीचे हजारों कमेंट आने लगे। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है। मैंने सबसे पहले फिटनेस से जुड़ा एक वीडियो बनाया। वीडियो में मैंने कुछ आसान एक्सरसाइजेस दिखाई जिन्हें लोग घर पर भी कर सकते थे। साथ ही मैंने अपनी ट्रेनिंग रूटीन और फिटनेस अनुभव भी शेयर किए। वीडियो को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। वीडियो शूट करना, एडिट करना और पोस्ट करना, इन सब के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स भी खरीदे। खाली समय में मैं नई चीजें सीखता और उन्हें अपने वीडियो में इस्तेमाल करता। एक दिन अचानक मेरे फोन पर मेरी माँ का मैसेज आया, बेटा तुम वीडियो बनाना क्यों शुरू कर रहे हो? क्या तुम हाल ही में ऑफिस नहीं जा रहे? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर जवाब दिया, मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है। उधर से तुरंत जवाब आया, जब तुम घर छोड़कर गए थे तब कहा था कि वापस मत आना। अब छुट्टी मिली है तो घर आकर भी नहीं देखोगे? मैसेज पढ़कर मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। सच कहूं तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे और माता पिता के बीच दूरी है। हम कभी बहुत करीब नहीं रहे, इसलिए मुझे समझ नहीं आता था कि उनके साथ कैसे व्यवहार करूं। लेकिन इस बार फोन के उस पार उनके शब्दों में चिंता साफ महसूस हो रही थी। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं घर जाऊंगा। अब मैं उन्हें सिर्फ कहानी के किरदारों की तरह नहीं, बल्कि अपने असली परिवार की तरह देखना चाहता था। मैंने जवाब भेजा, ठीक है माँ, कुछ दिनों में घर आऊंगा।
तुरंत जवाब आया, जब आओगे तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मेरे होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। माँ, चिंता मत करो। उसके बाद मेरे पिता का भी मैसेज आया, बेटा, पापा हमेशा एक ही बात कहते हैं, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पूरी मेहनत से करो। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैसेज पढ़ते ही मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अपने पिछले जीवन में मुझे शायद ही कभी किसी का ऐसा समर्थन मिला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमेशा मेरे पीछे खड़ा है, मुझे संभालने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। कुछ देर बाद मुझे जिया युनझो का कॉल आया। उसने मुझे डिनर के लिए बुलाया। मैंने नीचे काम कर रही आंटी झांग से कहा, आंटी झांग, आज रात मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। जिया युनझो ने मुझे डिनर पर बुलाया है, और युनशु को भी बता दीजिएगा। आंटी झांग ने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बहुत देर मत करना, जल्दी घर वापस आ जाना। बैठो, मैंने बीफ और टमाटर हॉटपॉट ऑर्डर किया है। सिर्फ 10 दिन में तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे क्यों आ गए? बच्चा रात में रोता है, मैं और नैनी बारी बारी से जागते हैं, ठीक से नींद ही नहीं हो रही। तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए? फू युनशु बहुत बिजी है, अभी साथ जाना अजीब लगेगा। तुम मजाक कर रहे हो? इसमें अजीब क्या है? क्या तुम दोनों ने अब तक कुछ नहीं किया? अरे हम रेस्टोरेंट में हैं, यहाँ ऐसी बातें कोई नहीं सुन रहा, छोड़ो। बिना फिजिकल रिलेशनशिप के शादी कैसी? सिर्फ किस किया है हमने? वो खाना खाकर सीधे स्टडी रूम चली जाती है, मैं वहीं सो जाता हूँ। पहली ट्रिप से वो तुम्हें अवॉइड कर रही है, खाना खाकर स्टडी रूम जाने का क्या मतलब? तुम उसके आने का इंतजार क्यों नहीं करते? छोड़ो, खाना खाओ। दामाद जी आ गए। ये कॉफी फू युनशु के लिए क्यों? मैडम की मीटिंग देर तक चलेगी। दामाद जी, ये आप ही ऊपर ले जाइए। चाची, कॉफी मुझे दीजिए, मैं दूध गर्म कर लेता हूँ। फू युनशु, दूध पीकर आराम करो। हाँ, अभी आती हूँ। चाची को कॉफी लाते देखा तो लगा रात में कॉफी ठीक नहीं, इसलिए दूध बना दिया। अचन, तुम बहुत ख्याल रखते हो। मेरे साथ केक खाओगे? ये केक कहाँ से आया? केक शॉप से गुजरते वक्त ले आई थी। नीचे फ्रिज पहले से भरा था, इसलिए यही रख दिया। इस फ्रिज में पहली बार कोई केक रखा है, पहले तो बस ड्रिंक्स ही रहती थी। आज अचानक एचएन के साथ केक खाने का मन हो गया। साथ खाते हैं, मैं भी साथ दूंगा। तो खाओगे या नहीं? खाऊंगा, तुम भी खाओ, स्वादिष्ट है। पता नहीं केक अच्छा है या अचैन का खिलाना अच्छा है। मैं टेबल साफ कर देती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? फूनियन को पुलिस स्टेशन में आज रात ही ग्लोबल मीटिंग संभालने को कहना होगा। चिंता मत करो, सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, तुम अपना ख्याल रखना। कमरे में जाकर भी नींद नहीं आई। फूनियन दूसरी माँ की बेटी, फू युनशु की चचेरी बहन। मैंने उसे कभी देखा नहीं था। ऑनलाइन सर्च किया तो उसका शॉर्ट वीडियो अकाउंट मिल गया। वीडियोज में वो बहुत जीवंत लग रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स के साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। एक वीडियो के नीचे उसके दोस्त का कमेंट था, नियन दी, फैक्ट्री में मेहनत करो, युनशु दी तुम्हें निराश नहीं करेगी, जल्द हेड ऑफिस बुला लेगी। मुझे फैक्ट्री से प्यार है। वो एक मेहनती ग्रेजुएट है। किताब में फू नियन मीटिंग में बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद उसने फैक्ट्री में ट्रेनिंग ली और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया। मतलब ग्रेजुएशन के बाद फू युनशु ने उसे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया, उसे ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी पड़ी। दूसरी माँ फू शिंग हे और फू नियन दोनों ठीक लग रहे हैं, बस दूसरे चाचा से मिलना अभी बाकी है। मैंने गलती से उस वीडियो पर लाइक कर दिया। मैं चौंक गई, शायद फू नियन को पता चल जाएगा। खैर, अभी इसकी चिंता नहीं। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, जल्दी वापस आना। वो निकल रही तो मुझे नींद नहीं आई। अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। आज रात आखिर हुआ क्या? कुछ खास नहीं। वो नहा कर आई, मैं तब तक सो चुका था। फू युनशु बगल में लेट गई। नींद में करवट लेते हुए मेरा हाथ उसके नर्म शरीर पर जा टिका। मैं जाग गया। उसकी गर्माहट और खुशबू महसूस होते ही वो किस याद आ गया। फोन उठाया तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं काम पर जा रही हूँ, मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, ख्याल रखना। माँ, सुप्रभात। नहीं, मैं अभी उठाऊं माँ। हाँ, आज सुबह पहुंची हूँ, दोपहर में घर आ जाओ। ठीक है। हवेली के आंगन में दादी को एक आदमी से बात करते देखा। चाचा, आप भी यहाँ हैं? सुना तुम्हारी माँ आ गई हैं तो सोचा लिन चेंग लौटने से पहले मिल लूं। अचन, क्या तुम काम पर नहीं गए? इनकी अभी अभी शादी हुई है तो मैंने अचन को 1 महीने की छुट्टी दिलवा दी, पर मेरा दिल टूट गया। ये दोनों इतने संस्कारी हैं कि मेरी देखभाल के लिए हनीमून पर भी नहीं गए। छुट्टी तो मिल ही गई है, अचन को घर पर आराम करने दो, काम शुरू होते ही फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा शिंग हे भी यही कहता है, काम शुरू होते ही फुर्सत नहीं मिलती। खैर, आप लोग बात करिए, मैं आज लिन चेंग लौट रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है। सुना है तुम ऑडिटिंग पढ़ाती हो? जी, बहुत बढ़िया। ऑडिटिंग का भविष्य अच्छा है। किसी फर्म में जाने का क्यों नहीं सोचा?
बीजिंग की किसी भी अच्छी फर्म में तुम आसानी से जा सकती हो। जाने का था पर इंटर्नशिप भी नहीं मिली। यहाँ शायद काम करना ही बेहतर है। टीचर बनना भी अच्छा है। वे बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गए। फू जिंग मे की बातों के बारे में मैं सोचती रही। अंदर पहुंचते ही दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें अपने चाचा से सावधान रहना चाहिए। वो सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और। उनसे बचकर रहना। जब हमने काम शुरू किया था, नाना जी ने हमें पैसे दिए थे। फू जिंग मे को लगा नाना जी ने भी उन्हें कुछ दिया होगा, तो उसने भी पैसे मांगे और अपना काम शुरू किया। बाद में जब हम सफल हुए तो उसने दावा किया कि नाना जी ने हमें चुपके से मदद की थी और कंपनी का आधा हिस्सा मांग लिया। उस वक्त नाना जी बीमार थे। तुम्हारे पिता ने आधा हिस्सा दे दिया। बाद में उसने वो हिस्सा लिंग चेंग ले जाकर अलग कंपनी बना ली, बस ये साबित करने के लिए कि वो हमसे बेहतर है। इतने सालों बाद भी लिंग चेंग कंपनी की हालत नहीं सुधरी। आज उसका यहाँ आना, वो फू युनशू पर ही दबाव बनाना चाहता है। देखने में वो शांत लगता है, पर मन में बहुत चाले चलता है। चाचा जी को वाकई इतना धोखा क्यों देना चाहिए? पहले वो चाहते थे कि शिंग हे फू ग्रुप में काम करे, पर वो नहीं माना, तो युनशू ने उसे एक टूरिस्ट स्पॉट पर काम पर लगा दिया। उनकी बातों का मतलब यही था कि वो शिकायत कर रहे थे कि युनशू ने शिंग हे को फू ग्रुप में नहीं लिया। जब नियन नियन ने फैक्ट्री में इंटर्नशिप शुरू की थी, तब भी उन्होंने बहुत शिकायत की थी। उनकी इन चालों के बारे में मैं क्या कहूँ? मेरी सहेली का बेटा ऑक्शन करता है। कल मैं ऑक्शन में गई थी। ये बॉक्स खोलकर देखो, इन्हें संभाल कर रखना, मौका मिले तो पहनना, ये सब कीमती है। साफ है कि दादी मुझे दिल से पसंद करती हैं। अरे माँ, मुझे पता है तुम समझदार हो, पर हर वक्त मेरे साथ मत रहो। अपना काम करो। ठीक है, मैं घर आपसे मिलने आऊंगा। मैंने सोचा ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर लूं ताकि ऑफिस खुद जा सकूं, पर दुर्भाग्य से। गाड़ी ऐसे चला रहे हो? सुनो हैंडसम, नंबर 2, पैसे ले लो, गाड़ी रिपेयर करवा लेना। मुझे चोट नहीं आई। पीछे देखा तो कार पिचक गई थी। पुलिस बुलाते हैं। क्या मैं बेवकूफ हूं? पुलिस से सिर्फ परेशानी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने हमें गाड़ी सेफ जगह ले जाने को कहा। आखिर में पीछे वाली कार को ही दोषी ठहराया गया। चेन ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, गलती उसी की थी। पुलिस ने सब सॉर्ट कर दिया। जिंग हे ने बताया। मुझे चिंता हुई तो देखने आ गई। फू जिंग हे कितना बातूनी है। मैंने उसे मैसेज में सिर्फ एक बार जिक्र किया था और उसने सीधे फू युनशू को बता दिया। कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेता। मेरी कार में बैठो, बाकी सब मैनेजर झू संभाल लेंगे। पुलिस ने मामला सुलझा दिया है। आगे से अंकल ही गाड़ी चलाए। मुझे भरोसा नहीं तुम पर। फू युनशू सच में मेरी परवाह करती है। खैर, अपनी जान बचाने के लिए बेहतर है कि मैं गाड़ी ना चलाऊं। फिर एक वीकेंड आया। माँ के कॉल के बाद मैंने फू युनशू के साथ घर जाने का प्लान बनाया और बहुत से कीमती तोहफे भी लिए। जैसे ही घर पहुंचा, एक लड़की की तेज आवाज सुनाई दी। मेरा कार्ड अनब्लॉक कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब ऐसा नहीं होगा। वो मेरी माँ और सौतेले पिता की बेटी कू जिंग यान है, जो बहुत बिगड़ैल है। उसने पैसे मांगे। मैंने 5,000 दिए तो कम बताकर मना कर दिया। फिर उसे पापा से मांगने को कह दिया। पता नहीं अब क्या नई मुसीबत खड़ी की है। मालिक, मालकिन, चेन और उनकी वाइफ आ गए हैं। चेन और युनशू आ गए हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। पापा, आप आते हो तो आप मुंह फुला लेते हैं और भैया के आते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जबकि असली प्रिंस तो मैं ही हूँ। हाँ, मैं फेवरेटिज्म करता हूँ। तुम भैया जैसे समझदार होती तो मैं तुम पर भी मुस्कुराता। आपकी मदद चाहिए थी। कैसी मदद? अभी थोड़े पैसे चाहिए। फू युनशू ने फोन निकाला। अलीपे में 1 लाख रुपए आए। क्या कर रहे हो? तुम्हें 1 लाख रुपए किसने भेजे? भाभी ने दिए। पापा, भैया, भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, मैं चलती हूँ। पापा, क्या जिन यान ने फिर मुसीबत खड़ी की? ग्रेड हेड से पता चला, हर दिन बस मुसीबतें खड़ी करती है। मंडे को मुझे फिर से माफी मांगने जाना पड़ेगा। चेन, युनशू। माँ बहुत सुंदर है, 50 की नहीं लगती। फ्लाइट आधे घंटे पहले लैंड हो गई थी। माँ, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, चलो मेरे साथ देखो। युनशू, तुम पापा के साथ यहाँ बैठो। देखो, ये मैंने पिछली बार फ्रांस से खरीदा था। शुक्रिया माँ। अरे, तुम बड़े होकर भी बच्चों जैसे हो, कुछ बताते नहीं। बचपन में भी स्कूल की बातें छुपाते थे। इतने जिद्दी क्यों हो? क्या युनशू ने परेशान किया? नहीं माँ, युनशू बहुत अच्छी है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया कि पूछ सकूं, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? कुछ भी हो तो मुझे बताना, मन में मत रखना। आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद तुम बदल गए हो। पहले तो बात करना पसंद नहीं करते थे, चिढ़कर मुझे सवाल पूछने से मना कर देते थे। शायद शादी के बाद मेरी सोच बदल गई है। इतनी मुश्किल से घर आया हूं तो आपसे जी भरकर बातें करना चाहता हूं। बेटा बड़ा हो गया, ये कपड़े गहने पहनकर देखो,
और जो यूनशू के लिए लिए हैं वो भी। वापस जाते समय सब साथ ले जाना। जी। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। बताओ क्या खाना है? मेरी जान, मेरी पसंद तो पता है आपको। बेटे बहू से पूछो उन्हें क्या खाना है। तुम दोनों क्या खाना चाहोगे? नहीं चलेगी, तुम जो खाओ वही साथ खाऊंगी। अरे इतना प्यार। तुम भी अपनी पत्नी, उसे स्वीट डम्पलिंग्स और वो स्टीम्ड फिश खानी है। वो दोनों बातें करते रहे। मेरे पिता से क्या बात की? बस काम के सिलसिले में। क्या बात थी? कोई पार्टनरशिप भी नहीं, तो वो क्या बात कर रहे थे? मुझे उत्सुकता है। पापा ने चाचा से सावधान रहने को कहा। उन्होंने उन्हें हाई चेंग में हमारे सप्लायर से मिलते देखा। ये बात किसी को मत बताना, फू ग्रुप के शेयर्स गिर सकते हैं। मैं समझ गई, चिंता मत करो। माँ ने भी पुराने घर में हमें चाचा से सावधान रहने को कहा था। तुम चिंता मत करो, मैं जांच करवा लूंगा। मुझे किताब वाली वो दुर्घटना याद आ गई। क्या तुम्हारे चाचा बिजनेस में कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं? तुमने भी भाप लिया। पापा ने उन्हें हाई चेंग में एक मुख्य सप्लायर से गुप्त रूप से मिलते देखा। माँ ने बताया था कि संपत्ति के लिए चाचा ने पहले भी हंगामा किया था। अब वो फू ग्रुप पर नजर गड़ाए हैं। मैं बुरा नहीं सोचना चाहती थी, पर उनकी हरकतें साफ हैं। वेनचेन, तुम इसमें मत पड़ो, मुझे डर लगता है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? हम साथ मिलकर सावधानी बरतेंगे। लियो अंकल भी साथ रहेंगे। ठीक है, मान लिया। हाई चेंग में चेन यूनशू पर बहुत प्रेशर है। ध्यान रखना वो समय पर खाना खाए, सिर्फ कॉफी ना पिए। जी माँ, मैं रोज ध्यान रखूंगी। वो समय पर खाना खाएगा। फूजिन वेई की कोई भी हलचल हो तो मुझे तुरंत फोन करना। बीजिंग में वेन परिवार के कॉन्टैक्ट्स मदद कर सकते हैं। याद रखूंगा पापा। अगली बार गोल्ड कॉइन लाना। मैं खूब पढ़ाई करूंगा। अपनी बात रखना, वरना जरूर रहूंगा साथ। सोचा नहीं था कि घर भी इतना परेशान होना पड़ेगा। हम एक परिवार हैं। मेरे माता पिता तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें खुशी होगी। बड़ी मीठी बातें करते हो। एचेन आ गए, माँ को देखने दो। क्या तुम पतले हो गए हो? हाईचेंग में ठीक से खाना नहीं खाया? माँ, मैं ठीक हूँ। यूनशू काम में बहुत बिजी है, आप उसका ख्याल रखें। तुम भी जोर मत डालो। आज रात तुम दोनों की पसंद का खाना बनेगा। सेहत बनाओ। ठीक है माँ, हम सब ठीक हैं। फूजिनवे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अभी नहीं, पर हमने उसके अकाउंट्स और एक्टिविटीज की जांच भिजवा दी है। जांच करो। संपत्ति हड़पी तब भी सहा। अब मेरे परिवार और फू ग्रुप पर नजर। क्या फू परिवार कोई खिलौना है? माँ, गुस्सा मत होइए, सेहत खराब होगी। गुस्सा नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जांच करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हवेली पर मैं नजर रखूंगी। 3 दिन के भीतर फू यूनशू के साथ बेजिंग लौट आया। मैडम, फू ने लिंग चेंग ब्रांच के 30 करोड़ का गबन किया और वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट हड़पने की साजिश रची। सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी? आपकी कार के ब्रेक्स में छेड़छाड़ की गई थी ताकि एक्सीडेंट हो जाए। मेरा दिल धक से रह गया। तभी युआन जू का एक्सीडेंट हुआ था। ये सब उसी की सोची समझी चाल थी। सभी बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग है। जी, डरो मत, कल मैं साथ चलूंगी। मैं हूं ना। बोर्ड मीटिंग में सन्नाटा छा गया। फू जिन वे ने गबन और हत्या की साजिश रची। सबूत पक्के हैं। आज से उसे पद से हटाकर कानूनी कार्रवाई होगी। झूठ है, तुम मुझे फंसा रहे हो। फंसा रहे हो या नहीं, इसका जवाब जज देगा। ये खबर पलक झपकते ही हवेली पहुंच गई। फू यूनशू, किस हक से मेरे पति को पकड़ा? हमने तुम्हें इतना माना, तुम तो एहसान फरामोश निकली। उसने पाप किए हैं। हंगामा किया तो तुम्हें भी पूछताछ के लिए ले जाऊंगी। कुछ हफ्तों बाद सब शांत हो गया। तबीयत ठीक हो गई। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और फूलियान का क्या? तुम क्या करोगी उसके साथ? वो इसमें शामिल नहीं थी। उसने तो अपने पिता को रोकने की कोशिश भी की थी। वो समझदार लड़की है। मैं उसे फू ग्रुप में काम दूंगी। मैं किसी निर्दोष को सजा नहीं दूंगी। सही किया तुमने। चलो, मैं स्कूल जा रही हूँ। वेन मैम, आप वापस आ गईं। पहले मैंने आपके बारे में गलत समझा था, बुरा सोचा था। प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम सहकर्मी हैं, भूल जाइए। शुक्रिया वेन मैम, जरूरत हो तो बताइएगा। वेन मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आप तो हमारी मसीहा हैं। वेन मैम, अपनी शॉर्ट वीडियोस जल्दी अपडेट कीजिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगी। क्लास कैसी रही? तुम थक तो नहीं गई? बहुत अच्छी रही। स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं थकी। अच्छा सुनो, रेन ले ने वीकेंड पर टेनिस खेलने बुलाया है। वांग यू भी आ रही है। खेलना है तुम्हें? बिल्कुल, साथ चलो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ठीक है। जीजू, दीदी, आप लोगों का बहुत इंतजार था। आपका टेनिस का वीडियो वायरल हो रहा है। आप सच में बहुत अच्छा खेलते हैं। बस शौक है, प्रोफेशनल नहीं हूं मैं। जीजू,
आप तो स्टार बन गए, अगली बार मुझे भी ले जाना। जरूर, साथ खेलेंगे। रात को खाना खाते वक्त माँ ने अचानक अपना चम्मच नीचे रख दिया। मुझे एक जरूरी बात कहनी है। माँ, कहिए। एचेन, शादी को 6 महीने हो गए हैं, क्या अब मुझे पोता पोती नहीं दोगे? मैं बच्चों को संभालना चाहती हूँ। मैंने यूनशू की तरफ देखा। माँ, हम समझ गए, सब कुदरत पर छोड़ देते हैं। ये हुई ना बात, जल्दी मुझे बच्चा दो, मैं उसे रोज संभालूंगी, खूब लाड़ प्यार से पालूंगी। और किसे कुदरत पर छोड़ना है? तुम्हारे अलावा और किसके साथ छोड़ूंगी? 6 महीने बाद। वेंचेन, देखो। मैंने मुड़कर देखा। मैं प्रेग्नेंट हूं। हम माता पिता बनने वाले हैं। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। डॉक्टर ने कहा 6 हफ्ते हो गए हैं। बहुत बढ़िया, मैं पिता बनूंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये खबर पल भर में पूरे घर तक पहुंच गई। माँ नानी बनने वाली थी। यूनशू, तुम्हें खट्टा खाना है या मीठा? मैं अभी रसोई में बोल देती हूँ। एचेन, ध्यान रखना, रात में भूख लगे तो रसोई से कुछ मंगवा देना। अरे, एचेन के पैर भी सूज गए हैं। मैं हल्के हाथों से मालिश कर देता हूँ। मैंने धीरे से कहा, एचेन, और थोड़ी वॉटन भी बना देता हूँ। एचेन, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? यूनशू ने पूछा चिंता से। कभी नहीं, तुम और हमारा बच्चा, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। फू यूनशू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेटा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था और बेटी हूबहू फू यूनशू जैसी, बहुत ही प्यारी। उन नन्हे बच्चों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यूनशू, देखो, ये बिल्कुल तुम पर गए हैं। कितने सुंदर हैं हमारे बच्चे। मेरी आवाज भर्रा गई। दादी ने दोनों बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। बहुत बढ़िया, एफयू परिवार का वंश आगे बढ़ा। मुझे पोते पोती मिल गए। बच्चों के जश्न पर पूरे एफयू परिवार ने दावत दी। ये कितने प्यारे हैं, मुझे घर ले जाने दो। शरारत मत करो, बच्चों को चोट लग जाएगी। मैंने फू यूनशू की तरफ देखा। पूरे घर का माहौल खुशियों से भरा था। एचेन, शुक्रिया मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। रात को जब सब सो गए, मैंने उससे धीरे से पूछा, एचेन, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? हाँ, हमेशा। माता पिता स्वस्थ रहें, बच्चे बड़े हों और हम एक दूसरे का साथ निभाते रहें। ठंडी हवा और चमकते सितारों के बीच। यही तो थी वो जिंदगी जो मैंने हमेशा चाही थी।